ऐसा है, गलती से वीडियो जो है कि रुक गया था, इसलिए वो अलग से वीडियो बन गया। तो आइए आगे उसके अगली कड़ी में देखते हैं। ये लिखने वाला लेटर हमने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि समय बचाया जा सके, कम से कम समय में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। ये देखिए, ये लिखने वाला कैपिटल लेटर है, ये लिखने वाला कैपिटल लेटर है और ये लिखने वाला स्मॉल लेटर है। नियमतः हमें जब कभी भी अंग्रेजी लिखना हो तो हमें इन्हीं लेटर्स का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में छापे वाले कैपिटल लेटर का इतना ज़्यादा प्रयोग हो चुका है या इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि अब वह आम हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप इनको पहचानते रहिए, जानते रहिए, देखते रहिए, जब कभी भी मौका मिले तो इन्हें आप प्रयोग करते रहिए, इस कैपिटल लेटर्स का। लेकिन जो स्मॉल लेटर लिखना है तो हमेशा आपको याद रखना कि स्मॉल लेटर को हमेशा छापे वाला ही, आप छापे वाला नहीं, लिखने वाला लेटर लिखना है, छापने वाले को सिर्फ पहचान करके लिखना है। अब ये ध्यान से देखिए, ये लिखने वाला कैपिटल लेटर है, किस तरीके से लिखा होता है, A B C D E F देखिए इस तरीके से होता है, G H I इस तरीके से होता है, G इस तरीके से होता है, K L M N O P Q R S T देखिए इस तरीके से होता है, U V W X Y और Z। और ये लिखने वाला स्मॉल लेटर, इसको ध्यान से देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसमें ज्यादा लोगों को समस्या आता है छोटे वाले लेटर में एफ को बनाने के लिए। तो एफ देखिए किस तरीके से बनाते हैं, कलम यहाँ पर रखते हैं, फिर ऊपर क्यों ले आते हैं, फिर इस तरीके से एफ बना देते हैं। देखिए आसानी से बन जाता है ये इस तरीके से। आपको समझना चाहिए कि जो छापे वाला लेटर होता है वह दिखने के लिए होता है या छपाई करने के लिए होता है। जो लिखने वाला लेटर है सीधा उसको कहते हैं लिखने वाला लेटर होता है, उसको लिखने के लिए प्रयोग करना होता है। तो आप छापे का लेटर देखिए, उनको बदल करके लिखने वाले लेटर में लिखिए। दो फायदा होगा, पहला राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आप बहुत तीव्र गति से आप लिख सकते हैं। अगर शब्द आप यूज करना शुरू करेंगे, शब्दों को लिखना शुरू करेंगे, वाक्य लिखना शुरू करेंगे, तो अगर आप कर्सिव राइटिंग का यूज करते हैं, लिखने वाले लेटर्स का यूज करते हैं, तो आप बहुत तेज गति से आप लिख सकते हैं। कलम को जो पेन है उस पेन को बार बार आपको उठाना नहीं पड़ता, एक ही बार में अक्सर या ज्यादातर आप एक वर्ड्स को एक ही बार में लिख पाएंगे। तो कर्सिव वाली राइटिंग आपको जरूर सीखना है। जैसे किताब में इस तरीके से लिखा रहेगा, देखिए बी, मान लीजिए कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, इस तरीके से बी लिखा है, फिर ई, फिर ए यू टी, इस तरीके से अगर किताब में छपा हुआ है तो इनको आपको चेंज कर देना है। अब कैपिटल लेटर अगर इस तरीके से बी लिखा हुआ है तो नियमतः आपको कैपिटल इस तरीके से लिखना चाहिए बी। फिर बाकी जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं वह स्मॉल लेटर है, लेकिन ये छापे वाले लेटर है, इनको बदल करके आपको लिखने वाले लेटर्स में लिखना होगा, बिल्कुल इस तरीके से ई, फिर ए यू टी आई एफ यू एल, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग सुंदर हो। तो जो स्मॉल लेटर्स होता है, आप कोई भी छोटे स्तर की कोई भी किताब ले लीजिए, इनको जरूर सीख डालिए। और प्रॉब्लम है तो 4 लाइन की एक किताब ले लीजिए। आपको हम आइडिया बताते हैं कि अगर 4 लाइन की किताब नहीं लेते हैं तो फिर भी आप उनको कैसे अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं। लगभग हर किसी ने 4 लाइन की कॉपी पर लिखा होगा या लिख रहे होंगे, है ना। तो देखिए अक्सर हम लोग 2 लाइन पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अंग्रेजी अक्सर अब जो लिखी जाती है बड़े स्तर पर वह 2 लाइन में लिखी जाती है, 2 लाइन वाली कॉपी पे लिखी जाती है। तो आपको कल्पना कर लेना है कि एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन यहाँ पर है और तीसरी लाइन इसके मध्य में है, चौथी लाइन इसके मध्य में है। अब यहाँ से यहाँ तक ये मिलकर के आपकी 4 लाइनें बन जाती हैं। ठीक इसी तरीके से अगले के लिए आपको इसको पहला मान लेना है, फिर इसको दूसरा और इसको तीसरा और इसके मध्य को चौथी लाइन मान लेना है। इसी तरीके से मान लेंगे और उस जो लेटर्स होता है जितनी लाइन में लिखा जाता है, अगर उस लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी राइटिंग जैसी है उससे कम से कम 10 गुना तो अच्छी हो ही जाएगी। आपको बस कोशिश करना है। कैसे, देखिए अब जैसे लिखना है आपको राम लिखना है तो आर तीनों में होता है, तीनों लाइन में आर हो जाएगा।
ए बीच में होता है तो बीच में पूरा भर करके लिखिए, फिर यम बीच में होता है पूरा भर करके लिखिए। आगे जैसे ब्यूटीफुल लिखना है तो बी 3 लाइनों में होता है, फिर ई, फिर ए, फिर यू, फिर टी ऊपर की 3 लाइनों में, फिर आई, एफ नीचे आना चाहिए, फिर यू और फिर यल, इस तरीके से लिखना चाहिए। तो जो 4 लाइन में होता है, जो लेटर 4 लाइन में होता है उससे 2 लाइनों वाली कॉपी में आधा नीचे आना चाहिए, और जो बीच वाले शब्द होते हैं उनको, बीच वाले जो लेटर्स होते हैं, शब्द नहीं, जो बीच वाले शब्द होते हैं, सारी जो बीच वाले लेटर्स होते हैं उनको पूरा भर करके पूरा बराबर लिखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं लिखना चाहिए, आपकी तब राइटिंग अच्छी हो जाएगी। 2 शब्दों के बीच एक शब्द है, फिर दूसरा शब्द है, फिर तीसरा शब्द है, तो 2 शब्दों के बीच का जो अंतर होता है उसको बराबर रखने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी। राइटिंग को सुंदर करने का 2 तरीका है। जो स्मॉल लेटर्स लिखते हैं उनका आकार बराबर होना चाहिए, जैसे ए लिख रहे हैं तो बराबर होना चाहिए, फिर ए के बाद अगर ई लिख रहे हैं तो ये भी बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ए इतना बड़ा लिखे और ई छोटा कर दिए, तब भी राइटिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। एक शब्द अगर लाइन लिखने जैसे राम, फिर अगर इज लिख रहे हैं तो राम इज, फिर ए, फिर गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो बीच का ये जो जगह है, देख रहे हैं, कोशिश कीजिए ये बीच का जो जगह हो ये बराबर हो, तो राइटिंग आपकी अच्छी होगी। तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? अल्फाबेट सीखा कि कितने प्रकार। अब हिंदी में जैसे 12 खड़ी होता है, अगर किसी कोई हिंदी का वर्ड है, अगर आपको उसकी अंग्रेजी लिखना है तो कैसे लिखते हैं? उसके लिए आपको जैसे हिंदी की 12 खड़ी होती है वैसे अंग्रेजी की 12 खड़ी आपको तैयार करना होगा। तो कठिन नहीं है, आपको आसानी से उसको आप तैयार कर सकते हैं मात्राओं के आधार पर। देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हिंदी का स्वर है, और ये इसी की अंग्रेजी अगर आप ये हिंदी का स्वर है, और इसका कॉन्सोनेंट क से लेकर के ज्ञ तक होता है, क से लेकर के ज्ञ तक होता है, ठीक है। तो इनकी आप अंग्रेजी सीख लीजिए। जैसे अ की अंग्रेजी क्या होती है? ए, आ की अंग्रेजी ए होती है, और कहीं कहीं अगर लंबा उच्चारण होता है तो डबल ए होती है। छोटी ई की अंग्रेजी आई, बड़ी ई की डबल ई, ओ की यू, बड़ा ओ की डबल ओ, ए की अंग्रेजी ई होती है, आई की अंग्रेजी ए आई होती है, ओ की अंग्रेजी ओ, औ की अंग्रेजी ए यू, अं की अंग्रेजी ए एन, और अह की अंग्रेजी ए एच, ये होता है। इसी तरीके से क से लेकर के ज्ञ तक की भी अंग्रेजी होती है। जैसे क की अंग्रेजी क्या होती है? के, इसके नीचे हलंत लगा होता है। जितने भी आप देखेंगे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, इसमें जितने भी लेटर्स लिखे होते हैं सबके नीचे छोटा सा हलंत दिया गया होता है, जिसका मतलब कि वो अक्षर आधा होता है। जैसे क के नीचे इस तरीके से हलंत लगा दिया गया तो इसका मतलब ये जो क होता है आधा होता है। अगर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क और धन अ होता है, इस तरीके क धन अ बराबर फिर क्या होता है? तो होता है। इसीलिए जब कभी भी हम शब्दों की या नाम आदि होता है, अगर उसकी हम अंग्रेजी बनाना शुरू करते हैं तो ए अपने आप लिखना पड़ता है जहां पर कोई मात्राएं नहीं लगी होती है। तो जैसे क है तो क के बाद क की अंग्रेजी से के हो गया। अब सब मात्राएं लगा दीजिए उसके बाद। जैसे क है तो के हो गया, फिर का की अंग्रेजी, तो का का मतलब क्या हुआ? क है और फिर आ की मात्रा है तो मिलाकर के का हुआ है, तो हम इसकी अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं, और आ की अंग्रेजी क्या होती है? ए, का हो गया। अब की लिखना है तो क लिखते हैं, फिर छोटी ई की मात्रा होती है, यानी इस तरीके से उसको हिंदी में लिखते हैं, की लिखते हैं, तो क की अंग्रेजी क्या होती है? के होती है, और छोटी ई की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। बड़ी ई तो क होता है, फिर उसके बाद बड़ी ई की मात्रा देते हैं, हिंदी में उसको इस तरीके से लिखते हैं की, फिर के बाद डबल ई हो जाता है। फिर जैसे क है, फिर इसमें हम ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है? कु हो जाता है।
तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिख सकते हैं के, और फिर ऊ की अंग्रेजी क्या होती है, देखिए यू होता है, तो यू। जब क के साथ हम बड़ा ऊ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, कू हो जाता है, फिर उसकी स्पेलिंग क्या हो जाती है, के डबल ओ। फिर क के बाद हम जब ए की मात्रा जोड़ते हैं तो हो जाता है के, तब इसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, के ई। फिर जब क के साथ ए की मात्रा जोड़ देते हैं तो हो जाता है कै, तो क की अंग्रेजी के और ए की मात्रा ए आई हो जाती है, हो जाता है। फिर उसी तरीके से क है और क के साथ जब ओ की मात्रा जोड़ देते हैं तो हो जाता है को, फिर उसकी अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं, के, और फिर ओ की मात्रा की अंग्रेजी ओ। फिर क है, फिर अ की मात्रा उसके साथ जोड़ते हैं तो हो जाता है कौ, फिर उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, के और फिर ए। इसी तरीके से क के साथ जब अंग की मात्रा जोड़ देते हैं तो कंग हो जाता है, और फिर उसकी अंग्रेजी क्या हो जाती है, के ए एन। और जब कह के साथ हम अह की मात्रा जोड़ देते हैं तो हो जाता है कह, और तब फिर अंग्रेजी उसकी क्या हो जाती है, के ए एच। तो जिस तरीके से हमने आपको क का बताया, इसी तरीके से बाकी जितने भी अल्फाबेट होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज ज, यह सब की अंग्रेजी होती है, और उनके साथ इन मात्राओं को आप जोड़ देंगे तो उनसे रिलेटेड जो 12 खड़ी होती है वो तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद जब 12 खड़ी आपको तैयार हो गई, इसके लिए आपको दो चीजें तैयार करना होगा। अ से लेकर के अ तक की स्पेलिंग आपको तैयार कर लेना है, और क से लेकर के ज्ञ तक के जो लेटर्स है उनकी अंग्रेजी तैयार कर लेना है, बस। अब जो है जिस चीज को लिखना है, आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए, फिर उसके बाद जो उस पर मात्रा लगी हुई है उस मात्रा की अंग्रेजी लिख दीजिए, और 12 खड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। अब नाम कैसे लिखते हैं? नाम के लिए आपको याद रखना है कि हमने जैसा कि पहले बताया कि जो 12 खड़ी लिखी हुई आपको मिलेगी, उसमें जैसे क लिखा होता है तो ऐसे हलंत लगा होता है, तो ये क पूरा नहीं होता है। क पूरा कब होता है? जब क के साथ हम अ को जोड़ देते हैं तब ये क्या होता है? क होता है। यही रीजन होता है, या इसी बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा नाम है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है, जिसके साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है, तो वहां पर आपको अ की अंग्रेजी ए अपनी तरफ से यूज कर देना है। जैसे कहा जाए रमन, आपको रमन की अंग्रेजी लिखनी है, तो रमन का मतलब क्या हुआ, कैसे लिखा जाएगा? और रमन यहाँ पर र देखिए पूरा है, हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको कैसे लिखना होगा? र, फिर इसके बाद अ, फिर इसके बाद म, फिर इसके बाद अ, और फिर उसके बाद न। हाँ, आपको ये याद रखना है कि अगर लास्ट में कोई ऐसा लेटर आता है जिसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी की अंग्रेजी लिखते हैं, अलग से किसी मात्रा की अंग्रेजी नहीं लिखते, अर्थात अ की अंग्रेजी नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट इसका उच्चारण होता है, वह उसी पर समाप्त हो जाता है। तो र की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आर, अ की अंग्रेजी ए, म की अंग्रेजी एम, अ की अंग्रेजी ए, फिर न की अंग्रेजी एन। अब आगे ए नहीं जोड़ेंगे, अंतिम लेटर के साथ, अंतिम अक्षर के साथ ऐसा नहीं करते। अगर कोई अंतिम अक्षर आ रहा है, उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस अंतिम अक्षर की जो स्पेलिंग होती है उसी को आप लिख दीजिए और आपका लेटर हो जाता है। अब जैसे और कोई नाम लिखना हो, जैसे लिखना है विवेक, अब विवेक की अंग्रेजी आपको लिखना है, तो विवेक कैसे लिखेंगे? वह है इसमें, और छोटी ई की मात्रा है इसमें, फिर वह है, फिर ए की मात्रा है उसके साथ जुड़ी हुई है, और फिर उसके साथ क लगा हुआ है। अब इसकी अंग्रेजी आप जो जानते हो आप उसको लिख दीजिए। वह की अंग्रेजी क्या होती है? वी। छोटी ई की अंग्रेजी क्या होती है? आई। फिर वह की अंग्रेजी क्या होती है? वी। फिर ए की अंग्रेजी क्या होती है? ई। और क की अंग्रेजी क्या होती है? के। विवेक। इस तरीके से आसानी से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कठिन से कठिन नाम लिख सकते हैं आप, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। नाम में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो कोई समस्या नहीं, उसको सही माना जाता है, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं। और कोई अगर नाम अगर आपको कठिन लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप
जानना चाहे तो जान सकते हैं। और कोई जैसे नाम हुआ, जैसे लक्ष्मण लिखना है, आपको क्या लिखना है? लक्ष्मण लिखना है। अब लक्ष्मण को लिखना है तो अब इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, कौन कौन से अल्फाबेट हैं? आप देखिए, ल है, ठीक है, इस पर कोई मात्रा नहीं दी हुई है तो इसका मतलब ल धन अ है, ठीक। फिर देखिए आधा छ है, छ से छतरी है, इसमें आधा ऑलरेडी है, इसमें अ नहीं जोड़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है? म है, कोई मात्रा इस पर नहीं दी गई, इसका मतलब अ इसके साथ जुड़ा हुआ है, और लास्ट वाले अक्षर के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती, ए उसके साथ नहीं जोड़ा जाता। अब इसकी अंग्रेजी आप लिखते चले जाएंगे। ल की अंग्रेजी एल, अ की अंग्रेजी ए, छतरी की अंग्रेजी के एस एच छ, फिर म की अंग्रेजी यम, फिर ए की अंग्रेजी, अ की अंग्रेजी ए, और फिर अड़ की अंग्रेजी एन। आसानी से आपने लिख दिया लक्ष्मण। कोई प्रॉब्लम, कोई भी लेटर हो सकता है। जैसे अब रावण लिखना हो, रावण, रावण, आपको इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं आप ध्यान दीजिए। र है, ऑलरेडी आ की मात्रा उसके साथ जुड़ी हुई है, आ की मात्रा है उसके साथ। फिर क्या है? व है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसका मतलब इसके साथ अ है। फिर लास्ट में अड़ है। बस इसकी अंग्रेजी आप लिख दीजिए, सब अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। र की अंग्रेजी आर, आ की मात्रा की अंग्रेजी ए, व की अंग्रेजी भी, अ की अंग्रेजी ए, और अण की अंग्रेजी एन। बराबर। हमको लगता है कि अब आप इस तरीके से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा हिंदी के अल्फाबेट जो होते हैं उनकी स्पेलिंग आपको याद रखना होगा, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। और वर्ड को लिखते समय हमने बताया ना कि अगर कोई मात्रा, कोई शब्द लगा हुआ है, कोई अक्षर लगा हुआ है, उसके साथ कोई मात्रा नहीं दी हुई है तो उसमें आप ए अपनी ओर से बढ़ा देते हैं, लेकिन अंतिम अक्षर पर यह लागू नहीं होता। कोई प्रॉब्लम समझने में? हमको लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कुछ और शब्द, कुछ और चीजें देखते हैं अंग्रेजी में जो यूज होते हैं। जैसे वर्ड, अल्फाबेट हो गया नंबर 1 पर। अल्फाबेट्स क्या होता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया। अब इसके बाद हम जानकारी दे रहे हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स को हिंदी में कहा जाता है शब्द। वर्ड्स को हम हिंदी में क्या करते हैं? शब्द करते हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स का जो समूह होता है, अल्फाबेट जो होते हैं उनका जो समूह होता है, उन समूह को हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उससे कोई न कोई उपयुक्त अर्थ निकलना चाहिए। जब अर्थ निकलता है तभी वर्ड होता है, अन्यथा वह वर्ड नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अब जैसे टर्न, TURN, अब इसमें ये 4 अल्फाबेट्स के संयोग से बना हुआ है। T है, फिर U है, फिर R है, फिर N है। तो टर्न का मतलब होता है मुड़ना। टर्न का मतलब मोड़ना होता है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस या अर्थ देता है। तो टर्न क्या होगा? टर्न को हम क्या कर सकते हैं कि यह अल्फाबेट्स का ऐसा समूह है जिसका अर्थ कुछ निकलता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? वर्ड कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? शब्द कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिख दें TNRU, इस तरीके से लिख दें और इसका कोई उच्चारण नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते ना। जम्बल्ड वर्ड कर सकते हैं, ये बिगड़ा हुआ शब्द कर सकते हैं ना। ये कंपटीशन आदि में पूछा जाने वाला शब्द होता है ताकि इससे कोई किसी शब्द का हम निर्माण कर सके। फिर दूसरा शब्द होता है सिलेबल्स। दूसरी चीज क्या होती है? सिलेबल्स, SYLLABLES, सिलेबल्स होता है ना। अब इस सिलेबल्स क्या होता है? जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं, अंग्रेजी का जो शब्द होता है उसका जो एक हिस्सा होता है, उस एक हिस्से को हम क्या करते हैं? सिलेबल्स कहते हैं। अंग्रेजी के शब्द के एक हिस्से को हम क्या करते हैं? सिलेबस होते हैं। दूसरे शब्दों में आप उसको समझ सकते हो कि अंग्रेजी का वह वर्ड जिसका उच्चारण केवल एक बार में हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें केवल एक सिलेबल लगा हुआ है।
या अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हम एक से अधिक बार में कर पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक से अधिक सिलेबल्स का प्रयोग किया गया है। अब जैसे कहा जाए ग्रेट, अब ग्रेट शब्द का उच्चारण या ब्रेव शब्द का उच्चारण हम केवल एक ही बार में कर लेते हैं। ग्रेट, ब्रेव एक ही बार में कर पाते हैं या कर लेते हैं। तो ऐसे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितने सिलेबल्स का प्रयोग किया गया है, एक सिलेबल्स का प्रयोग किया गया है ना। सिलेबल का मतलब क्या समझेंगे, शब्द का एक हिस्सा होता है, तो एक सिलेबल का प्रयोग किया गया है। अब अगर कोई जैसे बड़ा शब्द होता है, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल जो शब्द है इसमें एक से अधिक सिलेबल्स का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण आप एक बार में नहीं कर सकते ना। ब्यूटी बोलते हैं फिर फुल बोलते हैं, एक बार ब्यूटी बोलते हैं फिर दूसरी बार फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक सिलेबल्स का प्रयोग है, एक से अधिक शब्दों के सहयोग से भी बना है, कर सकते हैं। तो इसमें एक से अधिक सिलेबल्स होते हैं। तो आइडिया आप लगा सकते हो दिमाग में कि जो प्राय छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, वे एक सिलेबल्स के होते हैं, और जो बड़े शब्द होते हैं उनमें सिलेबल्स की संख्या एक से ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस किसको कहते हैं? सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? वाक्य होता है। शब्दों के समूह माफ कीजिएगा, शब्दों का जो समूह होता है, जो शब्दों का समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन शर्त वही है, अर्थ उपयुक्त होना चाहिए। अगर सही अर्थ नहीं दे रहा है तो वह वाक्य सेंटेंस नहीं होता, या उसे हम सेंटेंस नहीं कर सकते। जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, अगर ये लिखा हुआ है तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट अर्थ दे रहा है। तो शब्दों का यह समूह है, राम इज अ डॉक्टर, 4 शब्दों का समूह है, और अपने आप में ये कंप्लीट अर्थ और सेंस दे रहा है, इसका कुछ न कुछ मीनिंग या अर्थ निकल रहा है। तो अब इस शब्द के समूह को हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें ए, फिर लिख दें राम, फिर लिख दें डॉक्टर, और फिर लिख दें इज, ये अपने आप में क्या है? उलूल जुलूल है। सही तरीके से इसको सही क्रमबद्ध तरीके, सही क्रम में या क्रमबद्ध तरीके से इसको नहीं लिखा गया है, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यह सेंटेंस नहीं है। और जो सही पूरा अर्थ देता है उसको हम क्या कहेंगे कि वह सेंटेंस है। तो कह सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अपने आप में एक सेंस या एक अर्थ, कंप्लीट सेंस या अर्थ देता है, तभी उसको सेंटेंस कहते हैं, अन्यथा सेंटेंस नहीं कहते। इसके आगे देखिए, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अल्फाबेट के बारे में आपने देख लिया, अल्फाबेट के बारे में हमने आपको बता दिया कि अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, अल्फाबेट के समूह को हम वर्ड कहते हैं। सिलेबल क्या होता है? एक सांस में या एक बार में बोला जाने वाला जो लेटर होता है या वर्ड होता है उसको हम सिलेबल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने आपको समझने के लिए कहा गया था कि वे शब्द, वे वर्ड जिनका उच्चारण केवल हम एक बार में कर पाते हैं या एक बार में कर लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं? सिलेबल करते हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें एक सिलेबल का प्रयोग किया गया है। अगर बड़े शब्द है जिनका उच्चारण हम एक से अधिक बार में करते हैं, रुक के करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें एक से अधिक सिलेबल्स का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने आप में कंप्लीट और सही सेंस या अर्थ देता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अगर वह सही सेंस अर्थ नहीं देता, अर्थ नहीं देता, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहते। अब आगे बढ़ते हैं, क्या फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्य का यह अंश होता है, लेकिन पूरा यह वाक्य नहीं होता। वाक्य में जैसे सब सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तो फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश होता है, कई शब्दों के योग से बनता है, या कई शब्दों के योग से बनता है, लेकिन यह वाक्य नहीं होता, ये वाक्य का एक भाग होता है। फ्रेज कई प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे नाउन है, तो अगर एक वर्ड होता है तो उसको आप नाउन कह देते हैं,
लेकिन अगर कोई कई शब्द मिल करके, कितने, एक से अधिक शब्द मिल करके अगर नाउन का काम करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज करते हैं। उसी तरीके से अगर एक शब्द होता है, अगर विशेषता बताने का काम करता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जब कई शब्द मिल करके विशेषता बताने का काम करते हैं तब उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज क्या होता है, ये वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है, टुकड़ा होता है, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें कई शब्द होते हैं जो मिल करके नाउन का काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं, एडवर्ब का काम कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कि ये क्या है, फ्रेज है। वाक्य नहीं होता, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, उसमें प्राय मेन वर्ब भी नहीं मिलेगा। अब क्लाज, क्लाज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। ये सब शब्द ऐसे होते हैं जिनका अक्सर अंग्रेजी में प्रयोग होता है और बच्चे उसको समझ नहीं पाते कि इसका मतलब, इसका सेंस क्या होता है। अब क्लाज है, क्लाज का मतलब क्या होता है, उपवाक्य। उपवाक्य को आप क्या समझिए, कंजक्शन समझिए, और फिर उसके बाद क्या समझिए, सेंटेंस समझिए ना। अगर कंजक्शन लगा हुआ है और उसके बाद एक वाक्य लिखा हुआ है जिसमें सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जो भी वाक्य के अंदर होता है सब कुछ अगर उसमें मिलता है, लेकिन साथ ही उसके क्या जुड़ा हुआ है, पहले कंजक्शन जुड़ा हुआ है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं कि वह क्लाज है। वाक्य का एक छोटा भाग होता है, वाक्य के बराबर ही होता है, उसका छोटा भाग होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कर सकते हैं। यह जो उपवाक्य होता है ये भी कई प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से बनने वाला क्लास होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की सहायता से, ये सब लंबा मैटर है ना, जिसमें हम नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके, उसमें जो प्रमुख कंजक्शन होते हैं उसका प्रयोग करके हम क्लासेस का निर्माण करते हैं। तो क्लास को बस यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि उसको हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं। अगर उसकी पहचान करने की कोशिश करनी है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके पहले प्राय उसके पहले क्या लगा होता है, कोई न कोई कंजक्शन, कोई जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड लगा होता है, और उसके बाद पूरा का पूरा एक सेंटेंस, पूरा का पूरा एक वाक्य होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, क्लाज है। उसी को हम हिंदी में क्या करते हैं, उपवाक्य। फिर उसके बाद नंबर आता है किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कर सकते हैं कि वाक्य का प्रकार या वाक्य का भाग। हम अंग्रेजी में कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी समझते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसमें से कोई न कोई एक हिस्सा जरूर होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के नियमतः 8 हिस्से होते हैं, या 8 प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब मिलाकर के कितने होते हैं, 8। लेकिन मैं एक और इंक्लूड कर देता हूँ, कुल मिलाकर के मैं 9 बताता हूँ। और किसको इंक्लूड कर लेता हूँ, आर्टिकल को। आर्टिकल भी एक प्रकार से क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो हम लोग अब इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के विषय में जानेंगे, फिर आगे आपको एक एक करके सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, सारी चीज़ों को आपको समझाते हुए चलेंगे और दिखाते हुए चलेंगे कि हम कैसे उसको समझेंगे, कैसे उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, या कोई हिंदी का वाक्य है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं, तीनों फॉर्म, उसकी अंग्रेजी क्या होती है, उसके उच्चारण क्या होता है, सारी चीज़ों को हम क्रमशः हमारी ये कोशिश है कि बिल्कुल अल्फ़ाबेट से शुरू करके आपको ऊंचे स्तर तक पहुंचाया जाए। अगर कोई वीडियो हमारा क्रम से देखता जाए तो क्रम से अगर देखता जाए तो कभी उसको किसी प्रकार की परेशानी न महसूस हो और सभी चीज़ें वो आसानी से सीख ले, ताकि अंग्रेजी को लेकर के जो बच्चों में डर है वो डर धीरे धीरे दूर हो जाए, उनको अंग्रेजी में लिखना, समझना, पढ़ना आ जाए। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हल्का, पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, केवल एक जानकारी, क्योंकि जब कभी भी कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, नाउन बोला जाएगा तो समझ में नहीं आए नाउन क्या चीज़ है, एडजेक्टिव क्या चीज़ है, एंड इंटरजेक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ हल्का हल्का बताते हुए चलेंगे। जब ज़रूरत होगी तो उसको हम, जब आगे सामने आएगा तो उसको हम विस्तार से उसकी विवेचना करेंगे, उसके बारे में उसका उदाहरण देंगे, सारी चीज़ें उसको समझाएंगे। फिलहाल हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि जो लड़के हैं उनको थोड़ा लिखना, पढ़ना, समझना आ जाए कि वास्तव में अंग्रेजी में ये सब होता क्या है, वर्ड क्या है, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, समझ में नहीं आता। तो उसी को समझाने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिए, आगे प्रोत्साहित हमको करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।